नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा खास शो पर्दे के पीछे, जिसमें कॉर्पोरेट जगत में बीते हफ्ते क्या कुछ घटा, कौन से शेयर रहे खबरों में, किन कंपनियों के आए नतीजे, किसे हुआ मुनाफा, किसे घाटा और सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपर्ट्स की इन सब पर क्या है राय। ये सब कुछ हम आपको बताएंगे, जिसमें आप अगले हफ्ते निवेश की अपनी रणनीति बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। लेकिन सिलसिला शुरू करें उससे पहले इस पूरे मार्च महीने में बाजार का संक्षिप्त में हाल जान लेते हैं। भारतीय शेयर बाजार में 5 महीने की गिरावट के बाद मार्च महीने में तेजी लौटती दिखी है। ये पूरा महीना निफ्टी के लिए शानदार रहा। करीब 6.30% की तेजी इसमें देखने को मिली है। हालांकि ये ही वो महीना रहा जहां बाजार ने 23,800 रुपए के लेवल को बार बार टेस्ट किया और पार करने में कामयाब भी रहा। वहीं इस हफ्ते के आखिरी सत्र में ये 23,500 के साइकोलॉजिकल लेवल को पार करने में भी कामयाब रहा है। बाजार में तेजी लौटने की एक वजह विदेशी निवेश की खरीदारी भी रही। एफआईआई सितंबर 2024 के बाद धड़ाधड़ बिकवाली करने लगे थे। लगातार 5 महीनों में 3,23,765 करोड़ रुपए के ज्यादा की नेट बिकवाली करने के बाद इस महीने की शुरुआत भी एफआईआईज ने बिकवाली से ही की थी। आखिरकार मिड मार्च बीतने के बाद ये नेट बायर्स बने हैं। 20 मार्च से लगातार खरीदारी के चलते 26 मार्च को विदेशी निवेशकों की खरीदारी और बिकवाली के बीच सिर्फ 67 करोड़ रुपए का अंतर रह गया और 27 मार्च को एफआईआईज ने 11,111 करोड़ की खरीदारी की, जिसके चलते मार्च महीने में एफआईआईज की नेट खरीदारी 6,367 करोड़ रुपए हो चुकी है। अब आने वाले अप्रैल महीने में क्या होगा, ये काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। तो इसके बाद अब शुरू करते हैं खबरों का सफ़र। एनएसई ने एफएनओ एक्सपायरी डे को बदलने के अपने फैसले को सोमवार तक टाल दिया है। इससे पहले कहा गया था कि 4 अप्रैल 2025 से एक्सपायरी गुरुवार की जगह सोमवार को होगी। यह वीकली के साथ मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली कॉन्ट्रैक्ट्स पर लागू होना था। निफ्टी के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स हर गुरुवार को एक्सपायर होते हैं। वहीं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन 50, निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट और निफ्टी नेक्स्ट 50 के एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स की मंथली एक्सपायरी आखिरी गुरुवार को होती है। एनएसई का यह फैसला सेबी के परामर्श पत्र के बाद आया है, जिसमें कहा गया है कि सभी स्टॉक एक्सचेंजों में इक्विटी डेरिवेटिव्स के लिए एक्सपायरी के दिनों का एक मानक बना दिया जाए। इन्हें मंगलवार या गुरुवार तक सीमित किया जाए। खबर का असर बीएसई के शेयरों पर दिखा, जो 17% से ज्यादा चढ़कर 5,519 रुपए तक पहुंच गया। पूरे हफ्ते के कारोबारी सत्र में शेयर करीब 12% तक मजबूत हुआ है। मंडी के लंबे दौर के बाद डिफेंस स्टॉक्स में बीते हफ्ते उछाल आया है। नए ऑर्डर और पॉजिटिव मार्केट मोमेंटम से कंपनियां चर्चा में रहीं। एक एक कर आपको बताते हैं कि डिफेंस सेक्टर की कौन कौन सी कंपनियों को कहां से ऑर्डर मिले हैं और उनके शेयरों पर इसका क्या असर पड़ा है। केंद्र सरकार ने भारत फोर्ज और टाटा एडवांस सिस्टम्स के साथ 6,900 करोड़ रुपए की डिफेंस डील की घोषणा की है। इसमें आर्टिलरी गन्स, रॉकेट लॉन्चर्स और दूसरे डिफेंस इक्विपमेंट्स की सप्लाई शामिल है। कुल डील का 60% भारत फोर्ज को मिला है, लेकिन खबर के बाद 27 मार्च को भारत फोर्ज के शेयर 3% से ज्यादा गिर गए। ओवरऑल वीक में शेयर करीब 3.25% तक कमजोर हुआ है। इस पर बीएनके सिक्योरिटीज के रचित खंडेलवाल का कहना है कि भारत फोर्ज में कुछ इंटरनल प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से शेयर परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। अगर शेयर नहीं खरीदा है तो दूरी ही बनाएं, पर अगर खरीदना ही है तो इंतजार करें और 1040 के आसपास फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं। इसके साथ ही फोर्स मोटर्स को इंडियन डिफेंस फोर्सेस के लिए 2,978 फोर्स गुरखा लाइट व्हीकल सप्लाई करने का भी ऑर्डर मिला है। 3 साल में ऑर्डर पूरा करना होगा। खबर के बाद कंपनी के शेयर में 28 मार्च को 7.5% की तेजी देखी गई और इसकी कीमत 9,444 रुपए 85 पैसे तक पहुंच गई। पूरे हफ्ते के प्रदर्शन को देखें तो शेयर 3.25% तक चढ़ा है। मंत्री फिल्मार्ट के फाउंडर अरुण मंत्री का कहना है कि स्टॉक काफी मजबूत है, लेकिन नई खरीदारी की सलाह नहीं है, क्योंकि ये काफी चल चुका है। तो जिनके पास शेयर हैं वो होल्ड करके चल सकते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बीईएमएल को 28 मार्च को बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड से 405 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हासिल हुआ है। बीईएमएल ने एक बयान में कहा कि इस ऑर्डर में बेंगलोर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट फेज 2 के लिए 7 एडिशनल मेट्रो ट्रेन की सप्लाई शामिल है, जिससे कॉन्ट्रैक्ट के तहत ट्रेन सेट की कुल संख्या 53 से 60 तक पहुंच जाएगी। इसके अलावा एक और खबर इससे रिलेटेड सामने आई। मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने बीईएमएल के 2.67 लाख शेयरों को लेकर बड़ी ब्लॉक डील की है।
3048.3 रुपए के औसत भाव पर इसके शेयर खरीदे गए हैं। खबर से शेयर 28 मार्च को करीब 3% की मजबूती के साथ 3,367 रुपए पर पहुंच गया। इससे पहले 27 मार्च को शेयर में 13% की बढ़ोतरी देखी गई थी। पूरे हफ्ते में शेयर ने 8.5% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली है। इस पर मंत्री फिल्मार्ट के फाउंडर अरुण मंत्री का कहना है कि अभी फ्रेश एंट्री की सलाह नहीं है, लेकिन जिनके पास शेयर है वो होल्ड करके चलें। स्टॉक 3600 रुपए तक जा सकता है। इसके साथ ही इंडिया की लार्जेस्ट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भेल को BHEL को छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड से लगभग 11,800 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर मिला है। ऑर्डर में सुपर क्रिटिकल इक्विपमेंट्स, बॉयलर्स, टर्बाइंस, जनरेटर जैसे इक्विपमेंट की सप्लाई का काम शामिल है। खबर से 28 मार्च को इसके शेयरों में 3% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली और ये 221 रुपए तक पहुंच गया। 5 दिनों में शेयर में करीब 0.5% की बढ़त देखने को मिली है। वहीं BEL को भी 1385 करोड़ रुपए के एडिशनल ऑर्डर मिले हैं। इसमें रडार अपग्रेडेशन, लैंड नेविगेशन सिस्टम, टैंक स्टेबलाइजर्स, फायर कंट्रोल सिस्टम और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स की सप्लाई करनी होगी। करंट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी को कुल 18,450 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले हैं। हालांकि खबर के बाद भी 28 मार्च को इसके शेयर में दबाव बनता दिखा। शेयर 299 रुपए पर आ गया। पूरे सप्ताह में भी शेयर में केवल 0.5% तक की बढ़त देखने को मिली है। इस पर मंत्री फिल्मार्ट के फाउंडर अरुण मंत्री का कहना है कि लॉन्ग टर्म के लिए शेयर को होल्ड करके चल सकते हैं। इसके अलावा PSU रिटेल को हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि HPCL से 25.15 करोड़ रुपए का वर्क ऑर्डर मिला है। इससे पहले रेलटेल को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से करीब 17 करोड़ रुपए का भी एक ऑर्डर मिला था। ये ऑर्डर ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के लिए मिला है। इसके चलते 24 मार्च को शेयर में करीब 9% की तेजी देखने को मिली थी और ये 339 रुपए 40 पैसे पर पहुंच गया था। ओवरऑल वीक में शेयर 9.25% तक कमजोर भी हुआ है। वहीं हिंदुजा ग्रुप की इंडियन फ्लैगशिप अशोक लीलैंड के डिफेंस बिजनेस को 700 करोड़ रुपए से ज्यादा के मल्टीपल ऑर्डर मिले हैं। इसमें स्टैलियन 4x4, स्टैलियन 6x4, शॉर्ट चेजेस बस जैसे स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स और मोबिलिटी सिस्टम ट्रैवलिंग प्लेटफॉर्म सप्लाई करने के ऑर्डर शामिल हैं। इसके अलावा अशोक लीलैंड एक और खबर से इस हफ्ते में चर्चा में रही। इसकी प्रोमोटर हिंदुजा ग्रुप ने अपनी 30% हिस्सेदारी गिरवी रखने की घोषणा की है। हालांकि इसकी वजह साफ नहीं हुई है। साथ ही इसकी यूके बेस्ड EV सेगमेंट की यूनिट स्विच मोबिलिटी को भी बंद करने का ऐलान किया गया है। खबर से शेयर में गिरावट देखने को मिली। 27 मार्च को ये 5% गिरकर 205 रुपए पर आ गया। पूरे सप्ताह में शेयर 4.25% तक टूटा है। हालांकि ब्रोकरेज फर्म न्यूमुरा ने अभी भी बाय रेटिंग को बरकरार रखा है और टारगेट प्राइस को 270 रुपए रखा है। इस पर BNK सिक्योरिटीज के रचित खंडेलवाल का कहना है कि अगर ट्रेडिंग बेट लेकर चल रहे हैं तो 193 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। शेयर 230 से 236 रुपए तक पहुंच सकता है, या फिर क्लैरिटी का इंतजार करें और उसके बाद ही लेवल्स चेक करके पोजीशन बनाएं। तो चलिए, डिफेंस शेयरों के बाद अब बात दूसरी खबरों की। US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के सभी ऑटो इंपोर्ट्स पर 25% टैरिफ लगाने के फैसले से 27 मार्च को ग्लोबल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हलचल मच गई और भारतीय ऑटो कंपनियां भी इससे अछूती नहीं रहीं। हालांकि भारत का अमेरिका को डायरेक्ट व्हीकल एक्सपोर्ट्स मिनिमम है, लेकिन शुरुआती कारोबारी घंटों के दौरान अधिकांश ऑटो शेयर्स में गिरावट आई। टाटा मोटर्स में 5% से ज्यादा की गिरावट देखी गई। इसके अलावा आइकर मोटर्स लगभग 2%, ह्यूंडई लगभग 1.7% और संवर्धन मदरसन में सबसे ज्यादा लगभग 6.4% की गिरावट देखने को मिली। इस पर जियोजेट इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के गौरांग शाह का कहना है कि US प्रेसिडेंट चाहते हैं कि विदेशी कंपनी उनके देश में गाड़ियां का निर्माण करें, पर यह संभव नहीं है क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वहां भी काफ़ी महंगी है। US की ही कई कंपनियां US के बाहर के देशों में गाड़ियां बनाती हैं, तो बाकी विदेशी कंपनियां वहां जाकर गाड़ियां बनाएं, ऐसा मुमकिन नहीं है। ऐसे में ऑटो सेक्टर में गौरांग शाह का आउटलुक पॉजिटिव है। उनका कहना है कि टाटा और दूसरे ऑटो स्टॉक्स के गिरने से घबराने की ज़रूरत नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी कर सकते हैं और शायद इसी वजह से 28 मार्च को ये स्टॉक्स और रिकवर कर गए। टाटा मोटर्स के शेयर 1.25% चढ़ चुके हैं और हालांकि ओवरऑल वीक में अगर देखें तो करीब 4.5% की इसमें कमजोरी देखने को मिली है। LIC हेल्थ इंश्योरेंस के सेक्टर में कदम रखने जा रही है। इसके लिए तैयारी फाइनल स्टेज पर है। खबर है कि LIC रंजन पाई की अगुवाई वाली मणिपाल सिग्मा हेल्थ इंश्योरेंस में 40 से 49% हिस्सेदारी खरीदने के लिए शर्तों को फाइनल रूप दे रहा है। कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि इस कदम से LIC को उस सेगमेंट का लाभ उठाने का मौका मिलेगा जो देश के 3 लाख करोड़ रुपए के जनरल इंश्योरेंस मार्केट का 37% हिस्सा है। खबर से 27 मार्च को LIC का शेयर मामूली तेजी के साथ 791 रुपए 30 पैसे पर ट्रेड कर रहे हैं। ओवरऑल वीक में शेयर करीब 0.25% तक ही बढ़ा था।
कोटक महिंद्रा बैंक ने भाविश लाथिया को अपना नया चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर यानी कि सीटीओ बनाया है। मिलिंद नागनून इससे पहले सीटीओ पद पर थे। इसके अलावा और भी कई हाई लेवल अपॉइंटमेंट्स किए गए हैं। खबर से 24 मार्च को शेयर ने अपना 41 महीने का हाई भी छुआ। शेयर 5% बढ़कर 2,184 रुपये 25 पैसे पर पहुंच गया। बीते 5 कारोबारी दिनों की बात करें तो शेयर का भाव 2% से ज्यादा चढ़ा है। इस पर मार्केट एक्सपर्ट एस संदीप राव का कहना है कि ओवरऑल बैंक में तेजी देखने को मिल रही है, जो आगे कुछ और भी दिन भी जारी रह सकती है। हालांकि फ्रेश बाइंग की अभी सलाह नहीं है। सऊदी अरामको भारत में 2 प्लांट रिफाइनरीज में निवेश करने के लिए बातचीत कर रहा है। सऊदी अरामको आंध्र प्रदेश में बीपीसीएल के प्रस्तावित रिफाइनरी में निवेश कर सकता है। इस रिफाइनरी में निवेश को लेकर बातचीत चल रही है। साथ ही ओएनजीसी की गुजरात में प्रस्तावित रिफाइनरी में भी निवेश की संभावना है। दुनिया का टॉप ऑयल एक्सपोर्टर दुनिया के सबसे तेजी से उभरते बाजार में अपने कच्चे तेल के लिए एक स्थिर आउटलेट की तलाश कर रहा है। खबर से 28 मार्च को ओएनजीसी का शेयर 2% से ज्यादा चढ़कर करीब 255 रुपए तक पहुंच गया। ओवरऑल वीक के प्रदर्शन को अगर देखें तो शेयर करीब 1% तक चढ़ गया। वहीं बीपीसीएल के शेयर को करीब 1.5% तक चढ़कर 284 रुपए 33 पैसे पर ये पहुंच गया। वहीं 5 कारोबारी दिनों की अगर बात करें तो ये 1.25% से ज्यादा गिरा है। सीमेंस लिमिटेड से उसके एनर्जी बिजनेस के डीमर्जर को एनसीएलटी ने मंजूरी दे दी है। इस रिस्ट्रक्चरिंग के तहत सीमेंस लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को हर एक शेयर के बदले सीमेंस एनर्जी इंडिया लिमिटेड का एक शेयर मिलेगा, जिसके रिकॉर्ड डेट 7 अप्रैल 2025 है। यह डीमर्जर 25 मार्च से इफेक्टिव है। सीमेंस एनर्जी इंडिया लिमिटेड को इंडिपेंडेंट रूप से लिस्ट किया जाएगा, जिससे निवेशकों के लिए वैल्यू क्रिएशन बढ़ेगी। खबर से सीमेंस लिमिटेड के शेयरों में 26 मार्च 2025 को 8% तक की तेजी देखने को मिली है और भाव 5,520 रुपए तक पहुंच गया था। वीकली परफॉर्मेंस में शेयर करीब 1% गिरा है। इस पर पीएचडी कैपिटल के सीईओ प्रदीप हल्दर का कहना है कि जिनके पास शेयर है उन्हें होल्ड करना चाहिए। फ्रेश खरीदारी भी की जा सकती है। कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कंपनी एनसीसी को सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल से 10,804 करोड़ रुपए को एडवांस ऑर्डर मिले हैं। भारत नेट के नेटवर्क के डिज़ाइन, इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस से ये ऑर्डर जुड़े हैं। इसके अलावा उत्तराखंड टेलीकॉम सर्कल के लिए 2,647 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। साथ ही एमपी, दादरा और नागर हवेली, दमन एंड दीव सर्कल्स के लिए भी 8,150 करोड़ रुपए से ज्यादा के ऑर्डर मिले हैं। खबर से शेयर 26 मार्च को 6% तक उछलकर 218 रुपए 22 पैसे पर पहुंच गया था। पूरे हफ्ते की अगर बात करें तो शेयर करीब 1% तक गिरा है। इस पर प्रदीप हल्दर का कहना है कि जिनके पास शेयर है उन्हें होल्ड करना चाहिए। 260 रुपए से 270 रुपए के आसपास तक ये शेयर जा सकता है। इसके लिए फ्रेश बाय भी कर सकते हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड दुनिया की सबसे वैल्यूएबल स्टील कंपनी बन गई है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन $30.31 बिलियन हो गया है और इसी के साथ इसने आर्सेलर मित्तल और न्यूकॉर कॉर्प जैसी दिग्गजों को पछाड़ दिया है। कंपनी के मेजर प्लांट्स विजयनगर, जोलवी और सलेम में बेस्ड हैं और अमेरिका, इटली में भी ये ऑपरेट करती है। वर्तमान में कंपनी की स्टील बनाने की क्षमता 35.7 मिलियन टन है, जिसे फाइनेंशियल ईयर 2028 तक 43.5 मिलियन टन और फाइनेंशियल ईयर 2031 तक 51.5 MT तक बढ़ाने की योजना है। 2025 में जेएसडब्ल्यू स्टील के शेयरों में 18% की वृद्धि देखी गई है, जो निफ्टी 50 इंडेक्स के टॉप परफॉर्मर में से एक है। इसका मार्केट कैप अब $30.31 बिलियन है, जो इसे टाटा स्टील जैसे डोमेस्टिक राइवल से भी आगे रखता है। ब्रोकरेज फर्म इन्वेस्टक ने जेएसडब्ल्यू स्टील के लिए बाय रेटिंग जारी रखते हुए पर शेयर टारगेट प्राइस 1100 रुपये रखा है। फर्म इसके लिए कंपनी के स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन, रिटर्न रेशियो प्रोफाइल और एफिशिएंट लेवरेज मैनेजमेंट को वजह मानता है। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस पर इरडा की नजर टेढ़ी हो गई है। कंपनी पर क्लेम सेटलमेंट में गड़बड़ियों का आरोप लगा है। इंश्योरेंस रेगुलेटर इरडा ने कंपनी में गड़बड़ियों की लेकर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि इरडा को स्टार हेल्थ के खिलाफ सबसे ज्यादा ग्राहकों से शिकायतें मिली हैं। वहीं कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो काफी कम रहा है। हालांकि स्टार हेल्थ का कहना है कि उसे अभी तक इरडा से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं मिला है। साथ ही वे नियमों का पालन कर रहे हैं और कस्टमर सर्विसेज को बेहतर बनाने पर ध्यान दे रहे हैं। खबर से 25 मार्च को शेयर में 3.25% की गिरावट आई और 26 मार्च को इसने 340 रुपये 5 पैसे के भाव के साथ अपना 52 वीक लो भी छुआ। पूरे हफ्ते के प्रदर्शन को देखें तो शेयर 3.25% से ज्यादा गिरा है। आईसीआईसीआई बैंक को लेकर ब्रोकरेज फर्म सिटी बुलिश दिख रही है। सिटी ने बाय की रेटिंग देते हुए बैंक का टारगेट प्राइस 1600 रुपये रखा है। इसके लिए ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि Q4 में नेट इंटरेस्ट मार्जिन काफ़ी बेहतर होते दिख सकते हैं। अनसिक्योर्ड लोन में काफ़ी इंप्रूवमेंट हो रहा है। क्रेडिट कार्ड कारोबार में पेनिट्रेशन बढ़ रहा है। खबर से शेयर में करीब 1.5% की मजबूती देखने को मिली है और इंट्राडे में
1373 तक ये पहुंच गया था। ओवरऑल वीक में शेयर में परफॉर्मेंस को अगर देखें तो ये ऑलमोस्ट फ्लैट रहा। इस पर प्रॉफिट मार्क सिक्योरिटीज के रिसर्च हेड अविनाश गोरक्षर का कहना है कि बैंक के सभी बिजनेस वेल पोजिशन्ड हैं, तो करंट लेवल्स पर कोई भी इसे खरीदना चाहे तो उसे अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अल्ट्राटेक सीमेंट को यूबीएस ने बाय की रेटिंग दी है और टारगेट को 9,000 रुपये से बढ़ाकर 13,000 रुपये कर दिया है। यूबीएस का मानना है कि आने वाले समय में सीमेंट सेक्टर में ज़बरदस्त मांग देखने को मिलेगी, जिससे अल्ट्राटेक को फायदा होगा। कंपनी भारत की सबसे बड़ी सीमेंट निर्माताओं में से एक है और इसका नेटवर्क काफ़ी मजबूत है। कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में तेज़ी आ रही है और इसके अलावा कच्चे माल की कीमतों में स्थिरता से मुनाफा बढ़ सकता है। अल्ट्राटेक यूबीएस के मुताबिक अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयर में आगे और उछाल आने की संभावना है। खबर से शेयर में मजबूती दिखी। ओवरऑल वीक में अगर शेयर को देखें तो करीब 5.25% की बढ़त इसमें देखने को मिली है। वहीं यूबीएस ने अंबुजा सीमेंट, डालमिया के लिए बाय की रेटिंग भी दी है। अंबुजा के लिए टारगेट प्राइस को 475 रुपये से बढ़ाकर 620 रुपये कर दिया गया है। वहीं डालमिया के लिए टारगेट प्राइस को 2100 रुपये और एसीसी के लिए टारगेट प्राइस को 2250 रुपये प्रति शेयर किया गया है। काफी समय से मेन बोर्ड के आईपीओ ने बाजार में दस्तक नहीं दी है, लेकिन नए नए आईपीओ के आने की खबरों से आईपीओ कीवर्ड ऐसे चर्चा में बना हुआ है। इसमें ताज़ा नाम है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मीशो, जो आईपीओ लाने की तैयारी में है। खबर है कि इस साल इसका आईपीओ बाजार में आ सकता है और इसके लिए मॉर्गन स्टैनली, कोटक महिंद्रा कैपिटल और सिटी को एडवाइजर्स के तौर पर चुना गया है। आईपीओ साइज 8,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा का हो सकता है। जुटाने की इनकी तैयारी है, यानी कि कुल अमाउंट जो है 8,500 करोड़ रुपए का जो है वो जुटाने की तैयारी भी ये लोग कर रहे हैं। मंडी कंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक आईपीओ को लेकर बातचीत चल रही है। अगर मीशो इस साल शेयर बाजार में लिस्ट होती है तो ये अपनी कॉम्पिटिटर वॉलमार्ट के ओनरशिप वाली फ्लिपकार्ट को पछाड़ देगी। फ्लिपकार्ट लंबे समय से बाजार में उतरने की तैयारी कर रही है, हालांकि अभी तक आईपीओ के समय पर फैसला नहीं हो सका है। तो वहीं दूसरी ओर एनएसई का आईपीओ एक बार फिर अधर में लटक गया है। सेबी ने हाल ही में एनएसई को एक डिटेल्ड लेटर भेजा है, जिसमें कई रेगुलेटरी लूपहोल्स की ओर इशारा किया गया है और इसे रिजॉल्व करने के लिए एनएसई को 24 महीने का वक्त दिया गया है, जिसके बाद ही आईपीओ की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। ऐसे में एनएसई के आईपीओ के लिए निवेशकों का इंतजार और बढ़ गया है। तो इस खास शो पर्दे के पीछे में आज इतना ही। अगर आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल द बोनस को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर मिलेंगे अगले शनिवार को कॉर्पोरेट जगत का लेखा जोखा लेकर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।